Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 7 of teaching aptitude. The topics that we would be covering are purpose of evaluation, evaluation process, types of evaluation and types of test. So moving on to our very first slide and starting with the definition of evaluation. बट हम सिर्फ evaluation नहीं, हम 3 terms डिस्कस करेंगे जिनके मीनिंग काफ़ी सिमिलर से लगते हैं. तो देखिए मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन. और स्पेशली जो असेसमेंट और एवेल्यूएशन शब्द है इसका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. ये दोनों ही वर्ड्स नेट के एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको. तो सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट का क्या मतलब होता है. मेजरमेंट का सिर्फ इतना सा मतलब होता है किसी भी चीज़ को नंबर्स में वैल्यू देना, किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई करना. जब स्टूडेंट कोई भी स्किल परफॉर्म करता है या कोई भी एट्रीब्यूट शो करता है तो उस चीज़ को क्वांटिफाई कर देना, उस चीज़ के लिए उसको नंबर्स देना, मार्क्स देना, वो कहलाता है मेजरमेंट करना. या किसी भी स्टूडेंट के पास नॉट ओनली स्किल, जो नॉलेज है उस नॉलेज को भी चेक करके उसको क्वांटिफाई कर देना, उसको जो है नंबर्स दे देना, मार्क्स दे देना, दैट इज़ मेजरमेंट. लेकिन मेजरमेंट में हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है. हमने चीज़ को क्वांटिफाई कर दिया, हमने किसी बच्चे के स्किल या उसकी नॉलेज को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया. जितनी उसके पास नॉलेज थी या जितना उसके पास स्किल था उसको मेजर करके उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर दे दिए, मार्क्स दे दिए, वो हमारा मेजरमेंट हो गया. देन कम्स असेसमेंट. असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को और उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक देते हैं या फिर हम ग्रेड्स देते हैं. लेकिन साथ ही साथ असेस करते टाइम हम ये भी चेक करेंगे कि किसी भी टीचर के जो ऑब्जेक्टिव्स थे या कोई भी प्री डिसाइडेड गोल था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है. यानी कि जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके टीचर क्लास में आया था वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं. इसके अलावा हम ये भी असेस करेंगे कि क्या किसी बच्चे की कोई वीकनेस है जिसके कारण वो पढ़ नहीं पा रहा है या उसका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है. सो असेसमेंट जो है वो मेजरमेंट से थोड़ा सा ब्रॉड हो गया. उसमें हमने ग्रेडिंग कर दी, रैंकिंग कर दी और साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया कि हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं. और इसके अलावा किसी बच्चे का स्कोर अगर कम है तो क्या कोई लिमिटेशन है, कोई वीकनेस है जिसके कारण उसका स्कोर कम आ रहा है. एंड देन कम्स इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन इज द वाइडेस्ट टर्म. इवैल्यूएशन में मेजरमेंट और असेसमेंट ये दोनों चीज़ें आ जाएगी. पहले हम ऑब्वियस सी बात है मेजरमेंट करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तभी हम फाइनली इवैल्यूएट कर पाएंगे. सो इवैल्यूएशन इज अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. क्यों यहाँ पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लिखा गया है? क्योंकि इवैल्यूएशन में भी हम ये चेक करते हैं कि किसी भी टीचर के टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं. कोई भी टीचर क्लास में जो सोच के, जो ऑब्जेक्टिव्स मन में लेके स्टूडेंट्स को पढ़ाने आया था वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं. ये चीज़ तो हम असेसमेंट में भी चेक कर रहे थे, लेकिन इवैल्यूएशन में फ़र्क ये आ जाएगा. हम ये देखना चाहेंगे कि टीचर के टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स अगर पूरे हुए हैं तो क्या वो चीज़ बच्चे के बिहेवियरल आउटकम में भी नज़र आ रही है या नहीं आ रही है. यानी कि टीचिंग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है टू चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई हैं. कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाया गया है तो क्या उसका एप्लीकेशन बच्चे के बिहेवियर में इनकलकेट होकर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है. और इसी वजह से हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. यहाँ पर हमारा मेजर फोकस इस चीज़ पर रहता है कि क्या बच्चे को इस तरीके से टॉपिक समझ में आ गया है कि वो उसको अप्लाई कर पाए प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, उसके बिहेवियर में वो चीज़ इनकलकेट होके नज़र आ रही है या नहीं आ रही है. ऑल्दो असेसमेंट शब्द, इवैल्यूएशन शब्द, इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं माना जाता है और असेसमेंट की जगह पे इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन की जगह पे असेसमेंट शब्द भी इस्तेमाल होता है. बट अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं जिसमें एक ऑप्शन असेसमेंट है और एक इवैल्यूएशन है, तब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए है. तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेजरमेंट इज अबाउट क्वांटिफाइंग, नंबर्स देने हैं, मार्क्स देने हैं, दैट्स इट. बच्चे की नॉलेज चेक करो, उसका स्किल चेक करो और उसकी स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको आप नंबर दे दीजिए, मार्क्स दे दीजिए, वो हो गया मेजरमेंट. असेसमेंट का मतलब है मार्क्स देने के बाद हमने उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ग्रेड्स दे दी या सब बच्चों के मार्क्स को कंपेयर करके हमने रैंक दे दी. साथ ही साथ ये भी चेक किया कि हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं और अगर किसी बच्चे का स्कोर कम है तो क्या कोई लिमिटेशन या कोई वीकनेस है जिसके कारण उसका स्कोर कम है.
इवैल्यूएशन वाइडेस्ट टर्म, इवैल्यूएशन का मतलब है कि मेजरमेंट और असेसमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया तभी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। इवैल्यूएशन शब्द बोलते ही मेजरमेंट और असेसमेंट ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इवैल्यूएशन की लास्ट स्टेज ये होती है जहां पर हम चेक करते हैं कि बच्चे को टॉपिक इतनी अच्छी तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है, जहां पर जो आउटकम ऑफ लर्निंग है वो उसके बिहेवियर में इनकलकेट होके दिखाई पड़े, बच्चा उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखा है या नहीं सीखा है। तो जब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं दैट इज इवैल्यूएशन। लेकिन सिर्फ इतना चेक कर लेना कि बच्चे को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है टॉपिक, वो इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, जो आउटकम ऑफ लर्निंग है वो उसके बिहेवियर में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इवैल्यूएशन इज इनकम्प्लीट विदाउट करेक्टिव एक्शन। इवैल्यूएशन के बाद बहुत ज़रूरी होती है एक्शन की स्टेज। लेट्स से आई हैव इवैल्यूएटेड और मुझे ये समझ में आया है कि मेरे स्टूडेंट्स को अभी टॉपिक इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है कि वो प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर सके किसी सिचुएशन में, यानी कि कुछ कमी रह गई है। तो जहाँ पर बच्चों को टॉपिक इस लेवल तक समझ में नहीं आया है कि वो उनके बिहेवियर में इनकलकेट हो जाए, वो उनके बिहेवियर में शो होने लगे या लर्निंग आउटकम अप्रोप्रिएट निकल के आने लगे, अगर उस लेवल तक समझ में नहीं आया है तो यानी कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो जो भी वीकनेस आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी कमी आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसको वहीं पे छोड़ नहीं देना है, करेक्टिव एक्शन लेना है, उसमें सुधार लाना है, उस कमी को दूर करना है, तब हम कहते हैं कि इवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इवैल्यूएशन इज इनकम्प्लीट विदाउट करेक्टिव एक्शन। आपको जो है, जो भी कमी आप आइडेंटिफाई करेंगे जिसके वजह से लर्निंग आउटकम सही निकल के नहीं आ रहा है, उस कमी को दूर करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है, तभी हम कह पाएंगे कि इवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है। Moving on to next slide. So starting with evaluation once again. अब यहाँ पर आप देखिए, ये इवैल्यूएशन वर्ड है, एक डायग्राम दे रखा है और इसमें सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, असेसमेंट। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले हम मेजर करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, मार्क्स देंगे, उसके बाद हम बच्चों को ग्रेडिंग देंगे, रैंक्स देंगे और असेस करेंगे कि बच्चों की क्या वीकनेस है जिसके कारण टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो पाए हैं या बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है। तो असेसमेंट करने के बाद हम एनालाइज करेंगे कि बच्चों की परफॉर्मेंस जो है उसमें अगर कुछ कमी रह गई है तो वो कमी क्यों रह गई है। उसके बाद हम परफॉर्म कराएंगे स्टूडेंट से। यहाँ पर परफॉर्म कराने का मतलब क्या है, जब हमने एनालाइज कर लिया तो एनालाइज करने के बाद हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े एक बार और स्किल सेट को चेक करने की। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बारी कोई टेस्ट ले लेने से हो सकता है उस टेस्ट में बच्चे की तबीयत खराब थी, हो सकता है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, तो इस तरीके की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हो सकता है कई बार सिर्फ एक असेसमेंट काफ़ी ना हो। तो असेसमेंट के बाद जब हम एनालाइज करेंगे और हमें पता चलेगा कि क्या वीकनेस है या क्या कमी रह गई है, उसके बाद हो सकता है आप एक और टेस्ट लें स्टूडेंट का, एक बार और आप उसका स्किल सेट जो है चेक करना चाहें टू डीपली आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स कि भाई अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है। गलती ज़रूरी नहीं है हमेशा बच्चे की हो सकता है हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो सही नहीं थे, हो सकता है हमने सही टीचिंग एड का इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता है बच्चे के पास सही मटीरियल नहीं था पढ़ने के लिए, तो इसीलिए हो सकता है आप एक बार और परफॉर्म करा के देखना चाहें सेम स्किल सेट या उसकी नॉलेज चेक करना चाहें, फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है रिजल्ट आएगा, यानी कि आप दोबारा से इवैल्यूएट करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे और फिर आएगी फीडबैक की बात। फीडबैक दोनों तरफ से होना चाहिए है, जो टीचर है वो भी फीडबैक देगा स्टूडेंट्स को कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का और स्कोप है, कैसे बच्चे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो टीचर भी बच्चों को फीडबैक देगा और बच्चों से फीडबैक लेगा भी कि अगर उन लोग का अभी भी परफॉर्मेंस लेवल ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो टीचर को स्टूडेंट को फीडबैक देना भी है और स्टूडेंट से फीडबैक लेना भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसीजर है, या ये आप कह लीजिए एक तरीके से इवैल्यूएशन के जो स्टेप्स हैं जो इस डायग्राम में हमने डिस्कस करे हैं, ये हमेशा एज इट इज़ रहे, सेम रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। प्रोसेस जहाँ पे आता है क्वेश्चन में, वहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर। तो देखिए, प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें सीक्वेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। आप एक बुक पढ़ोगे, हो सकता है उसमें सीक्वेंस कुछ और हो, दूसरी बुक पढ़ोगे, हो सकता है उसमें सीक्वेंस कुछ और हो।
तो इसीलिए अगेन यहाँ पर आपका कॉमन सेंस काम आएगा। किसी भी चीज़ के प्रोसेस को याद नहीं किया जाता है। आपके पास एग्जाम में जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पर सही प्रोसेस या सही सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। और जब भी आप कोई सीक्वेंस वाला या प्रोसेस वाला क्वेश्चन परफॉर्म करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होगा सीक्वेंस का और लास्ट स्टेप क्या होगा वो आइडेंटिफाई कर लो। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है और जो लास्ट स्टेप होता है वो फिक्स होता है, और बीच के जो स्टेप्स होते हैं ना वो ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं। तो काफ़ी हद तक आपको आपका आंसर क्लियर हो जाएगा अगर आपको किसी चीज़ का फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप क्लियर है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया कीजिए सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में। उसके बाद जो भी ऑप्शंस दे रखे हों उसमें से आप वहीं पर इवैल्यूएट कीजिए, वहीं पे चेक कीजिए कि सबसे अच्छी सबसे ऑर्डरली सीक्वेंस आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी लग रही है। प्रोसेस या सीक्वेंस वाली चीज़ों के रट्टे नहीं लगाने हैं, सिर्फ एक बार समझना है, पढ़ना है। एग्जाम में आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर जज करना पड़ेगा कि कौन सी वाली सीक्वेंस जो है वो बेस्ट है। कमिंग टू पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, क्यों करना है इवैल्यूएशन, व्हाट इज द पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है इवैल्यूएशन करने का। तो देखिए हमने इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एजुकेशनल पर्पस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल पर्पस की कि क्यों इवैल्यूएशन किया जाए। तो सबसे पहले देखिए लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए है। अब टीचर क्या क्या चेक करना चाहेगा लर्निंग आउटकम्स में, देखिए टीचर चेक करना चाहेगा कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स जो गोल्स लेके क्लास में आया था वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो स्किल सेट जो नॉलेज वो स्टूडेंट को इम्पार्ट करना चाहता था स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंसिवली हुई है या नहीं हुई है। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज एंड द स्किल सेट, बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखना भी एक टीचर का काम है। तो ये भी देखेगा टीचर कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट टीचिंग, इवैल्यूएशन की ज़रूरत क्या सिर्फ लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए है, नहीं। अ टीचर हैज़ टू इवैल्यूएट हिज और हर ओन स्किल्स ऑल्सो। मैं एक टीचर हूँ, क्लास में आने से पहले या पढ़ाने से पहले मैं चेक कर लेती हूँ ये टॉपिक मुझे पढ़ाना आता है या नहीं आता है। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है तो मैं भी उसको पढ़ के आती हूँ। सो बेसिकली टीचर को ये भी चेक करना होता है कि उसके खुद के स्किल्स एप्रोप्रिएट हैं पढ़ाने के लिए या नहीं है, वो जो टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल कर रहा है वो बच्चों के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं है। सो एक टीचर को खुद के टीचिंग स्किल्स का, खुद के टीचिंग मेथड्स का, टीचिंग स्ट्रैटेजीज का भी इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट करिकुलम, आप 8th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का सिलेबस पढ़ा दो समझ में नहीं आएगा उसको, चाहे आप कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाइए। यानी कि करिकुलम शुड ऑल्सो बी सूटेबल अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ योर स्टूडेंट्स। आपके पास जिस एज के स्टूडेंट बैठे हैं, आपके स्टूडेंट्स का जितना मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है उस चीज़ को समझते हुए, उनके इंटरेस्ट को समझते हुए सही तरीके के करिकुलम और एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको उनको पढ़ाना चाहिए है। हालांकि करिकुलम सिलेबस ये काफ़ी हद तक हमारी जो हायर एजुकेशनल बॉडीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं, वो डिसाइड करना टीचर के हाथ में नहीं है। बट स्टिल उन हायर एजुकेशन बॉडीज़ को भी फीडबैक कौन देता है कि भाई करिकुलम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या करिकुलम नीड्स टू बी रिवाइज्ड, ये फीडबैक टीचर्स ही देते हैं। तो टीचर का काम है करिकुलम को चेक करना, सिलेबस को चेक करना कि जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स पढ़ाए जाने हैं वो बच्चों के नीड, बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों के एज लेवल और उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है। एंड द लास्ट वन, स्टूडेंट्स। क्या इवैल्यूएशन सिर्फ टीचर ही करेगा? नहीं। आप लोग डेमो क्लास लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि आप भी टीचर का इवैल्यूएशन करते हो। सो बेसिकली स्टूडेंट भी टीचर्स को इवैल्यूएट करते हैं। जब हमें लगता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो हम उस क्लास में बहुत अटेंटिव होकर बैठते हैं। हमें लगता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो जो है अनप्रोडक्टिव है, हमको काम नहीं आएगा, तो हम लोग जो है ऐसे ही क्लास में बैठते हैं, सुनते नहीं है, समझते नहीं है ज़्यादा। सो टीचर को स्टूडेंट भी इवैल्यूएट करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्टूडेंट खुद को भी इवैल्यूएट करता है। सेल्फ इवैल्यूएशन से बड़ा कुछ नहीं है। एक टीचर आपको ऑब्जर्व कर करके ठीक है आपका इवैल्यूएशन कर सकता है, आपके बारे में नॉलेज गेन कर सकता है, बट जितना सेल्फ इनसाइट होगा उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। हमें खुद के बारे में जितना पता होगा शायद उतना दूसरों को हमारे बारे में पता नहीं हो।
एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको इसका। आप लोग जो हैं, जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो नेट की कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, और आपने इस कोचिंग के लिए एक अमाउंट सबमिट किया है, फीस सबमिट करी है। आप लोगों को लगता है कि आप हार्ड वर्क करें तो आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तभी आप लोगों ने फ़ी देके ये कोचिंग ली है, नहीं तो आप लोग नहीं लेते। आप आईएएस की कोचिंग करने क्यों नहीं चले गए, या एसएससी की कोचिंग करने क्यों नहीं चले गए? हो सकता है आपको लगा हो कि यूपीएससी इज़ टू हार्ड, हो सकता है आपको लगा हो एसएससी इज़ टू ईजी, या हो सकता है आपका इंटरेस्ट जो है वो नेट के एग्ज़ाम में ही हो। यानी कि आप सब ने कहीं ना कहीं पहले सेल्फ इवैल्यूएशन किया है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और आप हार्ड वर्क करें तो आप कौन सा वाला एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तभी आज आप फीस दे के जो है इस कोर्स को परचेज करके बैठे हैं। तो ये होता है सेल्फ इवैल्यूएशन, टू रिकॉग्नाइज योर ओन एबिलिटीज़। और इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप सब अपने दिमाग में ये मान चुके हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, वरना आप ये कोर्स परचेज करते ही नहीं। सो यानी कि मोटिवेटेड रहिए, जब आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क करके ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप सब लोग सेल्फ इवैल्यूएशन करके ही इस कोर्स को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में जो है हम अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। देखो, चेक हर किसी पे रहना चाहिए है। स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर का चेक रहता है, लेकिन टीचर के ऊपर भी तो किसी का चेक रहना चाहिए है। जब इंडिपेंडेंटली सारी पावर्स किसी इंसान को दे दी जाती हैं तो उसका मिसयूज होना बहुत आम बात है। तो मिसयूज नहीं हो, इसीलिए टीचर की भी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए है। किस किस को? सबसे पहले सोसाइटी को। ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको टीचर आज पढ़ा रहा है, ये कल को इसी देश के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, और उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, उनको सोशल रिफॉर्म्स के लिए तैयार करना, ये एक टीचर का काम है। इसीलिए टीचर की अकाउंटेबिलिटी, टीचर की जवाबदेही सोसाइटी के प्रति है। नेक्स्ट, पेरेंट्स। आजकल पेरेंट्स खुद इतने पढ़े लिखे हैं, वो क्या बच्चों को घर पे नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। मैं नेट का एग्ज़ाम पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं अपनी बेटी को घर पे नहीं पढ़ा सकती हूँ? पढ़ा सकती हूँ, बट फिर भी मैं उसे स्कूल भेजूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर क्लास के लिए एक एप्रोप्रिएट टीचर होता है, और मेरा बच्चा जो कुछ भी उस टीचर से सीख सकता है वो मुझसे नहीं सीख सकता है। आई एम नॉट एन एप्रोप्रिएट टीचर फॉर स्कूल टीचिंग। तो यानी कि पेरेंट्स कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो विश्वास करते हैं कि हमारा बच्चा जितना घर पे नहीं सीख सकता है, उससे कहीं ज़्यादा वो टीचर के पास स्कूल में सीख सकता है। तो ये जो ट्रस्ट लेवल पेरेंट्स बिस्टो करते हैं एक टीचर पे, टीचर की अकाउंटेबिलिटी, टीचर की जवाबदेही पेरेंट्स के प्रति भी बन जाती है, क्योंकि पेरेंट्स जो है बहुत ट्रस्ट करके अपने बच्चे को जो है स्कूल में भेज रहे हैं। एंड द लास्ट, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन बॉडीज़ है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी वगैरह, ये क्या करती हैं? सिलेबस बना दिया, किताबें लिखवा दी, पढ़ाएगा कौन? टीचर। इम्प्लीमेंट कौन करेगा इनकी पॉलिसीज़ को? टीचर। तो यानी कि टीचर की अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन सिस्टम के प्रति भी है कि एजुकेशन सिस्टम की बनाई हुई पॉलिसीज़ को एक टीचर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो बेसिकली अ टीचर्स पावर हैज़ ऑल्सो टू बी केप्ट इन चेक। चेक हर किसी के ऊपर होना चाहिए है, इसीलिए टीचर की भी जवाबदेही है, टीचर की भी अकाउंटेबिलिटी है, उसका भी इवैल्यूएशन होता है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, पेरेंट्स के प्रति और एजुकेशन सिस्टम की तरफ। सो आई होप इवैल्यूएशन के वेरियस पर्पसेस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ वी विल डिस्कस द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन डिटेल। सबसे पहले शॉर्ट में इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहले तो कोई भी टीचर अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है, ठीक है, और इनपुट्स कि भाई ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा क्या गोल है, हम क्या सोच के क्लास में जा रहे हैं, और इनपुट्स यानी कि उस गोल को कंप्लीट करने के लिए एक टीचर जो है वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, कैसे अपने स्किल सेट को अपग्रेड कर रहा है। उसके बाद क्लास में जाके टीचर क्या करेगा? टीचर जो है अपने स्किल सेट के द्वारा सही टीचिंग मेथड, सही टीचिंग एड्स का यूज़ करके क्लास में पढ़ा देगा। उसके बाद वो मेजर करता है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस का मेजरमेंट क्लास जब चल रही होती है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब भी करता है, उससे पहले भी करता है, उसके बाद भी करता है। इस चीज़ को हम और डिटेल में समझेंगे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, पढ़ाने से पहले टीचर कैसे इवैल्यूएशन करता है? पढ़ाने से पहले टीचर जानना चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स किस तरीके के हैं,
तभी वो सही टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करके पढ़ा पाएगा। पढ़ाते समय भी वो डायग्नोस करता रहता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और पढ़ाने के बाद वो टेस्ट लेता है। और लास्ट, करेक्टिंग डेविएशंस फ्रॉम द प्लान्स। मैं जो सोच के गई थी, मेरे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, या बच्चों को वो टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में नहीं आया, इट मीन्स देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। तो लिमिटेशन कहाँ पर है? बच्चे अटेंटिव नहीं है, या टीचिंग मेथड सूटेबल नहीं था, या मेरे पास सही टीचिंग स्किल नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ पे है? उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर डेविएशंस को करेक्ट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके छोड़ देना वो इवैल्यूएशन नहीं है, आपको करेक्टिव स्टेप लेना है, तब जाके इवैल्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले टीचर क्या करेगा? फॉर्मुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले एक टीचर अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेगा क्लास में जाने से पहले ही। नेक्स्ट, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स एक्सपेक्टेड। अब ये फर्स्ट और टू, ये दोनों पॉइंट्स तो काफ़ी सिमिलर से हो गए। पहले में भी ऑब्जेक्टिव्स की बात आ रही है, सेकंड वाले में भी देखो ऑब्जेक्टिव्स की बात आ रही है, लेकिन फ़र्क ये है हमने सेकंड वाले में लर्निंग आउटकम की बात करी है। अब आप डिफरेंस समझो। आई एम द टीचर, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं भी कुछ ऑब्जेक्टिव मन में सोच के आई हूँ। तो अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो मैं ओवर्ट लेवल पे ये ऑब्जेक्टिव लेके आती हूँ आपको पढ़ाने के लिए कि भाई मेरे स्टूडेंट्स का नेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए है, ठीक है, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। बट मैं लर्निंग आउटकम क्या एक्सपेक्ट करती हूँ? मैं लर्निंग आउटकम ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैं आपको टीचिंग पढ़ा रही हूँ तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको जो भी अच्छी बातें बताई गई हैं, आपको जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग समझाए गए हैं, कल को जब आप टीचर बने, आप लेक्चरर बने, आप पढ़ाने जाएं, तो मैं आपके बिहेवियर में ये सारी चीज़ें देखना चाहूँगी। ये लर्निंग आउटकम मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ। जब मैं रिसर्च पढ़ाऊंगी तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मेरे स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए जाएं तो उन्हें कोर्स वर्क में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पता हों, क्योंकि मैं रिसर्च में आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा चुकी होंगी और आप एक अच्छे रिसर्चर की तरह परफॉर्म करें। सो बेसिकली मेरा ओवर्ट लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो जब मैं पढ़ाने आ रही हूँ, लेकिन लर्निंग आउटकम मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? लर्निंग आउटकम मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जब आप रिसर्चर बने, जब आप टीचर बने, तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें मुझे आपके बिहेवियर में देखने को मिले। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। देन जब हमने ये दोनों चीज़ें डिसाइड कर ली, उसके बाद हम बच्चों के लिए सही लर्निंग एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ क्रिएट करना चाहेंगे। यानी कि एक टीचर डिसाइड करेगा कि जो उसके पास स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से टीचिंग मेथड्स अप्लाई करके पढ़ाया जाए, कौन से टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाए। तो इन शॉर्ट क्लास में एक कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट एक टीचर क्रिएट करेगा, सही तरीके की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराएगा सो दैट बच्चों को टॉपिक समझाया और पढ़ाया जा सके। Then, developing and adopting suitable assessment procedure. There are different types of assessment. Objective questions भी होते हैं, subjective questions भी होते हैं, oral test भी होता है, written test भी होता है। तो अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं, अलग अलग टाइप के assessment procedures हैं। तो आप किस एबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं? अगर मैं बच्चे की नॉलेज चेक करना चाह रही हूँ, मैं रिटन टेस्ट ले लूँगी। मैं बच्चे का स्किल सेट चेक करना चाह रही हूँ और मैं साइंस की टीचर हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंट करवा के देखूंगी। सो बेसिकली हम बच्चे का जो भी स्किल सेट चेक करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सही प्रकार का टेस्ट डेवलप करना होता है। उसके बाद हम टेस्ट लेंगे स्टूडेंट का, और उसके बाद हमारे पास टेस्ट लेने के बाद हमारे पास आता है डाटा। आप लोगों ने जो भी परफॉर्म किया है, अगर रिटन टेस्ट है तो आप लोगों की आंसर शीट्स मेरे पास आएंगी। वो आंसर शीट्स मेरे लिए डाटा है, उसको मैं मेजर करूँगी, चेक करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं मार्क्स दूंगी, और उसके बाद आई विल एनालाइज कि भाई अगर किसी के मार्क्स कम आए हैं, किसी का स्कोर कम आया है, तो क्यों आया है, लिमिटेशन क्या है, वीकनेस कहाँ पे रह गई है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। और एक टीचर को हमेशा याद रखना चाहिए कि कमी हमेशा बच्चों में नहीं होती है। लेट्स से क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, 4 बच्चे फेल हो गए, हो सकता है वो बच्चे अटेंटिव नहीं हो, लेकिन 50 में से 40 स्टूडेंट्स का स्कोर एवरेज से भी कम है, तो हो सकता है टीचर के ही पढ़ाने के तरीके में कोई कमी हो। सो बेसिकली टीचर को हमेशा खुद का भी इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए है। प्रॉब्लम्स कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ तक कि प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में भी हो सकती है। हो सकता है एक टीचर बहुत ही अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव लेके आ गया, आपने बच्चों को कुछ ऐसे हायर लेवल कंसेप्ट पढ़ा दिए जिसके लिए वो अभी रेडी थे ही नहीं, उनका बेस ही बना हुआ नहीं था, तो आप ऊपर के टॉपिक्स कैसे पढ़ा रहे हैं।
इसीलिए जो है प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव्स में, टीचिंग मेथड्स में, टीचिंग के स्किल्स, टीचर के स्किल्स में, या बच्चों के अटेंशन में, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका रूट कॉज निकालना, एनालाइज करना, वो इवैल्यूएशन का काम है। एंड आफ्टर दैट हम जो है वीक एरियाज जो होंगे उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि करेक्टिव एक्शन लेंगे। जब तक हम इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आते हैं, जब तक हम करेक्शन नहीं करा देते हैं, तब तक इवैल्यूएशन कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन, इन तीनों एक्टिविटीज़ में से सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटी माना गया है कि किसमें लगती है, इवैल्यूएशन में। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या सोचते आए थे कि इवैल्यूएशन क्या है, कॉपियाँ चेक कर दी, मार्क्स दे दिए, इवैल्यूएशन हो गया। नहीं, वो तो सिर्फ मेजरमेंट है, दैट इज़ नॉट एट ऑल इवैल्यूएशन। बेसिकली अब जब हमने डीपली इवैल्यूएशन को समझा है, तो हम कह सकते हैं टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन, तीनों में से सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटी का इस्तेमाल किस में होगा, इवैल्यूएशन में। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, सबसे पहले प्री असेसमेंट या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, डायग्नोस करना किसी भी चीज़ को। ये वही मेडिकल फील्ड से लिया गया टर्म है। टीचर डायग्नोस करता है, सबसे पहले डॉक्टर की बात करते हैं। डॉक्टर डायग्नोस करता है कि पेशेंट को बीमारी क्या है। ऐसे ही टीचर डायग्नोस करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट क्या है और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। इसीलिए इसको प्री असेसमेंट बोला गया है। प्री असेसमेंट क्यों, अभी आपने कोई बच्चों का टेस्ट वेस्ट नहीं लिया, अभी आपने पढ़ाया भी नहीं, आप सिर्फ एक क्लास में अपने स्टूडेंट्स से बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आपके पास इस क्लास में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है। जब आप उनको अच्छी तरीके से जान लेंगे, तभी आप उनके अकॉर्डिंग सही टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके उन्हें पढ़ा पाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप जो डायग्नोसिस करते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते भी करते रहते हैं। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जो क्लास के साथ साथ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि टीचर आपको एक बार बुला के आपका इंटरव्यू लेता है, हाँ भैया तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। नहीं, टीचर पढ़ाते टाइम ही आपको ऑब्जर्व करता रहता है, उसी को हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। उसी से टीचर को आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलेगा। बेसिकली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मेन पर्पस होता है आइडेंटिफाई करना कि स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ्स में और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। बच्चे की स्ट्रेंथ को ही उसका करियर भी बनाया जा सकता है, और अगर कोई वीकनेस है, कोई लिमिटेशन है, तो उसको कम किया जा सके। इसके अलावा बच्चे के इंटरेस्ट एरिया, उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अगेन मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिव शब्द किससे आया है, फॉर्मेशन। किस चीज़ का फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी का, ओवरऑल पर्सनालिटी का फॉर्मेशन करना, वो भी एक टीचर का टास्क है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है क्लास में ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना जिसके थ्रू बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सके। इसमें दोनों चीज़ें साथ के साथ होती हैं। बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा और आप साथ के साथ इवैल्यूएट भी करते रहेंगे, ऑब्जर्व करके चेक भी करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास में क्विज ऑर्गेनाइज करा दिया, या आपने क्लास में जीडी ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करा दिया। तो जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यानी कि वो इवैल्यूएट भी करता जा रहा है साथ के साथ, और उस ग्रुप डिस्कशन में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में मेन चीज़ है कि क्लास में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करा के बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी किया जाए, और साथ के साथ टीचर भी उनको ऑब्जर्व करता रहे, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। लेकिन क्या फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी या फॉर्मेशन ऑफ स्किल्स सिर्फ बच्चे में ही ज़रूरी है, टीचर में खुद में भी ज़रूरी है। करिकुलम का भी फॉर्मेशन होता है, टीचर के स्किल्स का भी फॉर्मेशन होता है। दिस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज नेसेसरी एवरीवेयर। एक टीचर को खुद के स्किल्स को भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए है, सही टीचिंग मेथड्स भी फॉर्म करने आने चाहिए हैं, करिकुलम को भी सही तरीके से फॉर्म किया जाना चाहिए है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हर जगह अप्लाई होगा, चाहे करिकुलम हो, चाहे टीचर हो, चाहे क्लास हो और स्टूडेंट्स हो। नेक्स्ट वी हैव सम्मेटिव इवैल्यूएशन। सम्मेटिव और टर्मिनल
अगेन देयर इज अ बिग डिफरेंस। टर्मिनल मतलब हो गया फाइनल एग्जाम जो एंड में लिया जाता है, भाई साल खत्म हो गया, पूरी क्लास में आपने जो भी पढ़ा, तो लास्ट में जो एग्जाम होता है, द लास्ट वन एग्जाम, दैट इज टर्मिनल एग्जामिनेशन या टर्मिनल इवैल्यूएशन। और सम्मेटिव का मतलब है सम टोटल ऑफ। पहले के टाइम पे जब हम लोग पढ़ा करते थे तब एग्जाम ऐसे होता था, हमारे 2 एग्जाम होते थे साल में, एक होता था 6 महीने के बाद, हम नई क्लास में आए, 6 मंथ्स के बाद एग्जाम होता है हाफ ईयरली एग्जाम, और उसके 6 मंथ्स के बाद होता था फाइनल एग्जाम, यानी कि पूरे साल के बाद 2 ही एग्जाम दे के पास हुए हैं हम लोग तो। और आजकल मैंने देखा है ट्रेंड है सम्मेटिव का, प्रोजेक्ट वर्क्स बनवाए जाते हैं, हर महीने जो है यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं। तो बेसिकली हर यूनिट टेस्ट का या क्लास टेस्ट का या जो प्रोजेक्ट वर्क्स आप लोगों से करवाए जाते हैं, हर किसी का वेटेड स्कोर निकाला जाता है, और लास्ट में जब क्लास ओवर हो जाती है, पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, तो उन सब का टोटल करके आपका फाइनल स्कोर बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सम्मेटिव इवैल्यूएशन। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है CCE। व्हाट इज CCE? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस क्योंकि निरंतरता से चल रहा है, पूरे साल इवैल्यूएशन चल रहा है। कॉम्प्रीहेंसिव ऑब्वियस सी बात है, जो इवैल्यूएशन पूरे साल चल रहा है, जिसमें हर महीने कोई ना कोई टेस्ट हो रहे हैं या फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट वर्क्स दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों का इवैल्यूएशन उसमें हो पाएगा। सो सम्मेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल है CCE। लेकिन इस तरीके के इवैल्यूएशन में क्या कमी है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इंक्रीज्ड वर्कलोड, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। हमने बड़ी सुकून की पढ़ाई करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तो 2 एग्जाम होते थे, हाफ ईयरली और फाइनल। और जब हम कॉलेज में थे तो भी 2 ही एग्जाम होते थे, इंटरनल एग्जाम जो कि हमारा कॉलेज स्टार्ट होने के 6 to 9 मंथ्स के बाद होता था, और फिर एक फाइनल एग्जाम, बस बात खत्म। आप लोगों के तो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि अभी जो है क्लास स्टार्ट हुई है, कॉलेज स्टार्ट हुआ है, एग्जाम्स आ जाते हैं, इस तरीके का सिस्टम है। सो द प्रॉब्लम इज कि इन तरीके की एक्टिविटीज़ में क्या हो गया, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बच्चों के ऊपर, एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, टीचर्स के ऊपर भी वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। भाई हर महीने टेस्ट लो, प्रोजेक्ट लो, असाइनमेंट लो, फिर उनके स्कोर्स जो है उनका वेटेज निकालो, फिर उनको एंड में जाके टोटल करो, रिजल्ट बनाओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि सम्मेटिव में, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर एंड टीचर्स के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देन नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसका डिफरेंस हमें समझना है। क्राइटेरिया का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड। क्राइटेरिया मतलब पहले से कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड हैं, उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन करना। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, उनका बेंचमार्क है कि हमारे यहाँ 50% से कम वाले को हम फेल मानते हैं, तो उनके यहाँ ये क्राइटेरिया है कि 50% से कम आए तो F ग्रेड मिलेगी, आपको फेल कर देंगे, ये उनका क्राइटेरिया है। तो जब बच्चों का स्कोर मेजर किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा किसके 50% से कम है, उसको फेल डिक्लेयर कर दिया। ये क्राइटेरिया था इवैल्यूएशन करने के लिए। एंड नॉर्म, नॉर्म का मतलब भी वैसे तो ये सिनोनिमस वर्ड्स है, नॉर्म और क्राइटेरिया, लेकिन डिफरेंस ये है कि नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन का स्पेसिफिक मतलब होता है जब एक बच्चे के स्कोर को दूसरे बच्चे के स्कोर से कंपेयर किया जाए। सो नॉर्म का यूजेज होता है ग्रेडिंग निकालने के लिए, रैंक करने के लिए स्टूडेंट्स को। नॉर्म में जो है स्पेशली स्टूडेंट्स के स्कोर को आपस में कंपेयर करके उनको रैंक्स दी जाती हैं, उनको रैंक्स असाइन करी जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। और ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स के ही स्कोर को आपस में कंपेयर किया जाए, हो सकता है कोई पहले से एवरेज स्कोर सेट हो, कोई बेंचमार्क सेट हो, उस स्कोर से कंपेयर कर सकते हैं, उस स्टैंडर्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी कि नॉर्म में हम स्टूडेंट्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, और नॉर्म में हम पहले से कोई बना हुआ स्टैंडर्ड हो उससे भी स्टूडेंट के स्कोर को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया और नॉर्म में कॉमन चीज़ क्या हुई कि पहले से कोई ना कोई स्टैंडर्ड हो सकता है बना हुआ, लेकिन फ़र्क ये है कि क्राइटेरिया वाले में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेंगे, जबकि नॉर्म वाले में हम कंपैरिजन करेंगे, या तो बच्चों के स्कोर्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे या फिर कोई पहले से डिसाइडेड स्कोर होगा, कोई एवरेज बेंचमार्क होगा, उससे कंपेयर करेंगे, ये बताने के लिए कि किसने बेटर परफॉर्म किया है और इसने खराब परफॉर्म किया है। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन। देखिए डायरेक्ट इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, बच्चे से डायरेक्टली वही स्किल सेट परफॉर्म करा के देखते हैं जो आपको चेक करना है,
और इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं करते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से मुझे किसी स्टूडेंट के स्पीकिंग स्किल्स चेक करने हैं कि वो कितनी फ्लुएंटली लैंग्वेज बोल सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। तो मैंने उसको स्पीच देने के लिए खड़ा कर दिया, दैट इज़ डायरेक्ट इवैल्यूएशन। मैं डायरेक्टली उसकी स्पीकिंग एबिलिटी चेक कर रही हूँ। और मैंने उसको एक एस्से दे दिया लिखने के लिए उसी टॉपिक पे, वो इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन होगा। मैं उसकी स्पीकिंग एबिलिटी चेक करना चाहती थी, बट भाई स्पीकिंग एबिलिटी भी तब होगी जब उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बच्चे के पास नॉलेज होगी। तो मैंने उसके ऊपर एस्से लिखने को दे दिया। तो यहाँ पर मैं बच्चे की नॉलेज चेक कर रही हूँ, उससे मुझे ये तो पता चल जाएगा कि बच्चे को इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है कि नहीं, जिससे कि वो स्पीच दे पाएगा या नहीं। बट एग्जैक्टली मैंने उससे स्पीच नहीं बुलवाई, तो ये इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन हुआ। एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आप कहीं पे गए टीचिंग पोस्ट के जॉब के लिए, आपको उन्होंने बोला जाओ डेमो क्लास लो जाके। वो क्या है? डायरेक्ट इवैल्यूएशन। आपको क्या करना है? लेक्चरर बन के पढ़ाना है, आपको डायरेक्टली वही टास्क दे दिया करने को, ये डायरेक्ट इवैल्यूएशन है। लेकिन ज़्यादातर जगह डेमो की बजाय क्या करते हैं? इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक करी जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज तो चाहिए ही है। तो वहाँ पे डेमो नहीं लेके आपसे इंटरव्यू में सब्जेक्ट नॉलेज चेक कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन है। वहाँ पे डायरेक्टली आपका स्किल सेट, आपके पढ़ाने का तरीका नहीं चेक किया गया, आपकी नॉलेज चेक कर ली गई, दैट इज इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रीट एंड इंटीग्रेटिव इवैल्यूएशन। डिस्क्रीट का मतलब होता है वन थिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो डिस्क्रीट इवैल्यूएशन में एक टाइम पे एक स्किल सेट चेक किया जाता है। इंटीग्रेटिव में एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो साथ में इवैल्यूएट करी जाती हैं, चेक करी जाती हैं। अगेन एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपको याद हो, साइंस जब आप लोग पढ़ते होंगे स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते थे, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है अलग हुआ करता था और रिटन एग्ज़ाम अलग हुआ करता था थ्योरी का। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम पे आपसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, वो है डिस्क्रीट इवैल्यूएशन। सिर्फ और सिर्फ एक स्किल सेट चेक किया जा रहा है कि आप एक्सपेरिमेंट कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था, जब फाइनल एग्ज़ाम होता था तो हम लोगों को बोला जाता था कि आप जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी करो लैब में, और उस एक्सपेरिमेंट को लिखो भी, और जिस टॉपिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने को दिया गया है उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया जाता था, उसकी भी हमको पूरी डिटेल लिखनी होती थी। वो इंटीग्रेटिव इवैल्यूएशन था। हमसे एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स भी लिखवाए, हमसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी कराया, और जिस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था उस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया गया जिसका हमें जो है एस्से टाइप आंसर लिखना होता था। तो वो इंटीग्रेटिव इवैल्यूएशन है। हमसे जो है बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे करवाई गई और उनको चेक किया गया। सो आई होप टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्लियर हो गए होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए टेस्ट को अगर हम क्लासीफाई करें, दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज तो और भी हैं, बट जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं स्कूल लेवल पे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं? जिसमें आपको जो है लेंदी आंसर्स नहीं लिखने होते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर्स नहीं लिखने होते हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको चूज करना होता है, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं इसके टाइप्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, जैसा आपका नेट का एग्जाम होता है जहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स, जहां पर आपको दो आंसर्स दिए गए हैं, या तो ट्रू हो सकता है आंसर या फॉल्स हो सकता है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में 2 सेट्स दिए जाते हैं डाटा के और दोनों सेट्स को मैच करना होता है। और लास्ट है फिल इन द ब्लैंक या कंप्लीट द सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस को अधूरा छोड़ा जाता है, ब्लैंक दिया जाता है, आपको वहां पर इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दीज टेस्ट, क्या चेक करना चाहते हैं। देखिए एमसीक्यू के थ्रू ये चेक किया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है टॉपिक को लेके या नहीं है। सो जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करनी हो तब हम एमसीक्यू लेते हैं। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिया जाता है ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है,
कोई भी स्टेटमेंट पढ़ के क्या स्टूडेंट जो है उसको इतनी अच्छी तरीके से समझ सकता है कि वो डिसाइड कर ले कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का पता चलता है। मैच द फॉलोइंग में दो सेट्स होते हैं, मैच करना होता है। हो सकता है एक सेट में कॉज दे रखे हो, दूसरे सेट में चीज़ों के इफेक्ट दे रखे हो, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो सकता है इवेंट्स दे रखे हो और डेट्स दे रखी हो, तो कौन सा इवेंट किस डेट पे हुआ था, या इवेंट्स दे रखे हो और प्लेस दे रखी हो, तो कौन सा इवेंट किस प्लेस पे हुआ था, इन चीज़ों को मैच करना हो हिस्ट्री वगैरह में। सो मैच द फॉलोइंग में जो है आपको जो दो सेट्स होते हैं उन सेट्स में जो चीज़ें दी गई होती हैं उनके बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होता है, वो मैच द फॉलोइंग है। और कंप्लीट द सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक में क्या चेक किया जाता है कि स्टूडेंट के पास अगर सिर्फ और सिर्फ एक आंसर उसको करना है और सेंटेंस उसको कंप्लीट करना है, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन जिसको वो फिल करेगा। इसमें आपके पास ऑप्शन भी नहीं होते हैं, आपको अपने ही दिमाग से एक चीज़ फिल करनी होती है ब्लैंक्स में, या सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। सो दे वांट टू चेक कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर क्या होगा, आपका थिंकिंग लेवल क्या है, आपकी सोच क्या है। देन सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट में देखिए 3 कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड प्रॉब्लम टेस्ट। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होता है, 3-4 स्टेटमेंट्स में मैक्सिमम आंसर देना होता है, ये ब्रीफ आंसर्स होते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एस्से टाइप आंसर लिखने होते हैं, लंबे लंबे, 1-1 पेज, 2-2 पेज, 4-4 पेज के भी आंसर हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है कि 3 या 4 लाइन से ज़्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए, बहुत ब्रीफ में आंसर देना है। और लॉन्ग आंसर टाइप को हम एस्से टाइप या फिर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप रिस्पॉन्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 पन्ने का लिखो, 2 पन्ने का, 3-4 पन्नों के, 5-5, 6-6 पन्नों के भी आंसर्स होते हैं। अब बेसिकली ये जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम है और ये जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम है, इन दोनों में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एडवांटेज ये होता है कि क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ पूछी जाती है और आपको सिंपली 3 या 4 लाइन में उसका ब्रीफ पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होता है। और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को चेक करने में ज़्यादा आसानी होती है और बायसनेस के चांसेस कम होते हैं चेक करते टाइम। जबकि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, उसमें चीज़ों को डिस्कस करने के लिए या कंपेयर करने के लिए या उनका डिफरेंस वगैरह निकालने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, और उसमें आपको लंबा आंसर लिखना होता है। तो उसमें बेनिफिट ये है कि एक साथ स्टूडेंट की बहुत सारी एबिलिटी चेक होती है, भाई उसकी राइटिंग एबिलिटी, उसकी लैंग्वेज, उसकी सेंटेंस मेकिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उसका विजन कैसा है, वो सीक्वेंस में सही तरीके से ऑर्डरली अरेंज करके आंसर लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा, ये बहुत सारी एबिलिटीज चेक हो जाती हैं। और जो टॉपिक है उस टॉपिक की सब्जेक्ट नॉलेज तो चेक हो ही जाती है। सो बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ चेक करनी हो तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन देयर इज़ अ डिसएडवांटेज। भाई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब बच्चों के आंसर बहुत बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, हर किसी का इमेजिनेशन, हर किसी की थिंकिंग जो है वो बहुत अलग है, और ऐसे आंसर्स के लिए कोई प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता जिसके बेसिस पे आप आंसर को चेक करें। और जब कोई प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया नहीं होता है आंसर्स को चेक करने का, तो चेकिंग करते टाइम इवैल्यूएशन में बायसनेस हो सकती है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे बोलते हैं मैंने तो इससे ज़्यादा लिखा था, मेरे को मार्क्स कम दे दिए। आपने रेलेवेंट नहीं लिखा होगा इसलिए आपको मार्क्स कम दे दिए। बट इन चीज़ों को बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। और अगर एक ही टीचर सारे बच्चों के रिस्पॉन्स चेक कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग टीचर अलग अलग बच्चों के रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा बायसनेस आएगी स्कोर देते टाइम। इसके अलावा क्या होता है, लेट्स से मैंने एक कॉपी चेक करी, बहुत बढ़िया आंसर लिखा हुआ था बच्चे ने, मतलब आई एम टू इम्प्रेस्ड। उसके बाद दूसरी कॉपी चेक करी, उस बच्चे ने भी अच्छा आंसर लिखा था, बट मैं पहले वाले से कंपैरिजन करूंगी और पहले वाले बच्चे का जो आंसर था वो इतना अप्रोप्रिएट था कि मुझे दूसरे वाले का आंसर पसंद में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का जब कंपैरिजन होगा तो भले ही किसी स्टूडेंट ने अच्छा आंसर लिखा हो, बट क्योंकि उसका आंसर दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, उसको कम मार्क्स मिल जाएंगे। सो इस तरीके की बायसनेस आना, सब्जेक्टिवनेस आना, ये जो है एक नेगेटिव पॉइंट है, एक डिसएडवांटेज है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। जो ब्रीफ वाले होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उनका डिसएडवांटेज है कि आप बहुत सारी एबिलिटीज एक साथ चेक नहीं कर सकते, 3-4 लाइन का ही तो आंसर लिखना होता है।
तो ये डिसएडवांटेज है कि उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ एक साथ चेक नहीं होगी, बट ये एडवांटेज है कि क्वेश्चन भी स्ट्रक्चर्ड है, आंसर भी स्ट्रक्चर्ड है, चेकिंग के टाइम पे सब्जेक्टिवनेस होना, बायसनेस होना, इसका चांस बहुत कम है। फिर देखिए प्रॉब्लम टेस्ट होते हैं साइंस और मैथ्स के एग्जाम में, जहां पर आपको रीजनिंग लगा के लॉजिक के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं या प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और आपको उनको सॉल्व करना होता है मैथमेटिकली। साइंस में जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशंस वगैरह होती हैं, फिजिक्स में होती हैं, मैथ्स में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इक्वेशंस वगैरह बैलेंस करनी होती हैं, या फिर ज्योमेट्री में लॉजिक लगा के आपको थ्योरम्स वगैरह करने होते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम टेस्ट की कैटेगरी में आएंगे जो मैथ्स और साइंस वगैरह के क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, एक बारी इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव टेस्ट कौन सा है। सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर टाइप, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स हर एक स्टूडेंट का बहुत वेरी करेगा, तो सबसे ज़्यादा बायसनेस चेकिंग के टाइम पे इसी में होगी। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव है, उससे कम सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कौन सा है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। और फिर सेकंड नंबर पे आता है ट्रू फॉल्स। लेकिन ऐसा क्यों, मैं एक बारी पहले यहाँ सीक्वेंस लिख देती हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सो दैट आपको क्लियर रहे, फिर एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फ्रॉम मोस्ट ऑब्जेक्टिव टू मोस्ट सब्जेक्टिव, तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव माना गया एमसीक्यू को। फिर सेकंड नंबर पे ट्रू फॉल्स, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होता है, ट्रू फॉल्स उससे कम ऑब्जेक्टिव है। क्यों? ट्रू फॉल्स में दो ऑप्शन होते हैं, अगर कोई तुक्का लगाए तो 50-50% का चांस है आंसर ठीक होने का, जबकि एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस हैं, तो अगर कोई तुक्का लगाए तो देयर इज ओनली 25% चांस कि आपका आंसर ठीक होगा। तो ज्यादा कंफ्यूजन एमसीक्यू में होगा, वहां 4 ऑप्शन है, वहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बेटर तरीके से चेक किया जा सकता है, इसीलिए एमसीक्यू सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। ये हमने सीक्वेंस में अरेंज किया है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की ओर जा रहे हैं। एमसीक्यू सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ट्रू फॉल्स उससे कम ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट आंसर उससे भी कम ऑब्जेक्टिव है, और सबसे कम ऑब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर टाइप वो सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव हुआ। तो ये है सीक्वेंस। अनदर थिंग, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए मैंने क्या बोला था, जिस तरीके की एबिलिटी या स्किल सेट आप स्टूडेंट में टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करनी है, अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक करनी है, गो फॉर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और अगर आपको बच्चे की राइटिंग एबिलिटी, उसकी इमेजिनेशन, उसकी थिंकिंग चेक करनी है, गो फॉर द सब्जेक्टिव टेस्ट। सो बेसिकली हर एक टेस्ट की अपनी एडवांटेज, अपनी डिसएडवांटेज है। आप जिस चीज़ को एवैल्यूएट करना चाहते हैं, बच्चे की जिस एबिलिटी, जिस स्किल सेट का आप एवैल्यूएशन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सही प्रकार का टेस्ट कॉन्स्ट्रक्ट कीजिए। अब पढ़ते हैं बाकी की कैटेगरीज ऑफ टेस्ट। ये भी सारी टेस्ट की कैटेगरी है, बट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लेसमेंट टेस्ट। सो व्हाट इज प्लेसमेंट टेस्ट? कोई भी स्टूडेंट जब नए स्कूल में एडमिशन लेता है तो डिसाइड करना पड़ता है उसको कौन सी क्लास में प्लेस किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि पुराने स्कूल से तो बच्चा 5th क्लास कंप्लीट करके आया है, बट नए स्कूल वाले कहते हैं हम तो 5th में डालेंगे ही नहीं बच्चे को, आपके बच्चे का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो तो 4th क्लास के अकॉर्डिंग है, तो हम तो 4th में डालेंगे। ये होता है प्लेसमेंट टेस्ट के थ्रू। प्लेसमेंट टेस्ट में चेक किया जाता है कि बच्चे का ऑलरेडी कितना मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है, सो दैट उसको एप्रोप्रिएट क्लास में डाला जा सके। हायर लेवल पे देखो तो रिक्रूटमेंट वगैरह में प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं, जहाँ पर किसी भी स्टूडेंट की, कॉलेज के स्टूडेंट्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको सही पोस्ट पे प्लेस किया जाता है कॉर्पोरेट जॉब्स में। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव और अचीवमेंट टेस्ट। इसमें चेक किया जाता है दैट व्हाट द स्टूडेंट, व्हाट द लर्नर हैज़ ऑलरेडी लर्नड,
बच्चा क्या चीज़ ऑलरेडी सीख चुका है। भाई अचीव करने का मतलब है यू हैव ऑलरेडी डन दैट थिंग। तो यहाँ पर टीचर चेक करना चाहता है कि उसने जो कुछ भी पढ़ाया है वो बच्चे को किस लेवल तक समझ में आया है। सो अचीवमेंट टेस्ट का मतलब है टू चेक व्हाट स्टूडेंट हैज़ ऑलरेडी लर्नड, बच्चा ऑलरेडी क्या सीख चुका है, उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है। नेक्स्ट वी हैव प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपने देखा होगा जब फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, स्पेशली यूएस यूके में, तो TOEFL टेस्ट होता है एक, उसमें स्पेशली चेक करी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड एबिलिटी चेक करी जाती है, बिकॉज आप एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ की मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में किसी पर्टिकुलर स्किल में कोई भी स्टूडेंट कितना एफिशिएंट है वो चेक किया जाता है। अगर बात हो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की तो कोई भी बोल सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ तो ओरली बोल के भी चेक करी जा सकती है, ओरल टेस्ट लेके भी चेक करी जा सकती है। बट प्रोफिशिएंट होने का मतलब है दैट यू आर एफिशिएंट इनफ इन दैट पर्टिकुलर स्किल। तो अब जब आपको इंग्लिश में उस बच्चे की एफिशिएंसी चेक करनी है तो आप उसका ग्रामेटिकल टेस्ट भी लेंगे, आप उसका स्पीकिंग टेस्ट भी लेंगे, आप उसका राइटिंग टेस्ट भी लेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन टेस्ट भी लेंगे, बहुत सारे न्यूमरस फैक्टर्स आ जाएंगे। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब है किसी पर्टिकुलर स्किल में बच्चा कितना एफिशिएंट है उसका एफिशिएंसी लेवल चेक करने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। सिर्फ स्किल आना अलग बात है और उसमें एफिशिएंट होना अलग बात है। नेक्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड में चेक किया जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का पोटेंशियल कितना है। एक होता है कि आप ऑलरेडी क्या सीख चुके हैं, एक होता है कि आप क्या सीखने के लायक हैं, आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना ऊपर जा सकता है। सो एप्टीट्यूड टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है, बच्चे का जो माइंड है वो कितना और सीख सकता है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में सिंपली चेक किया जाता है कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसको वो कितनी अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकता है, उसको याद है वो चीज़ या नहीं याद है, और कितनी अच्छी तरीके से वो उस सीखी हुई चीज़ से बेनिफिट ले सकता है। दैट इज़ परफॉर्मेंस टेस्ट। सिंपली आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, आप जो है उस एक्टिविटी को बच्चे से परफॉर्म करा के देख लीजिए। नेक्स्ट वी हैव कन्फर्मेटिव टेस्ट। लेट्स से मैंने बच्चे को आज टॉपिक पढ़ाया, कल टेस्ट ले लिया, परफॉर्मेंस टेस्ट, उसने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, 6 महीने बाद टेस्ट लेके देखो उसको याद रहेगा क्या, पता नहीं। वो होता है कन्फर्मेटिव टेस्ट। भाई जब कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है और वीकली टेस्ट लेता जाता है, हो सकता है तब तो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर दें, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ गई कि नहीं गई, बच्चे को परमानेंटली वो चीज़ याद हुई कि नहीं हुई, उसके लिए होता है कन्फर्मेटिव टेस्ट। मैंने एक चीज़ ईयर के स्टार्टिंग में पढ़ाई थी और मैं 6 महीने बाद या ईयर के एंड में उसका टेस्ट ले रही हूँ, वो होगा कन्फर्मेटिव टेस्ट, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेक कि वो चीज़ पूरे साल याद है कि नहीं है, वो बच्चे की परमानेंट मेमोरी में सेव हुई है कि नहीं हुई है। तो कन्फर्मेशन मिलता रहता है, येस स्टूडेंट इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, और हमारी टीचिंग भी सही ट्रैक पे चल रही है, बच्चा लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को याद रख पा रहा है। नेक्स्ट वी हैव इप्सेटिव टेस्ट। इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को उसी की पुरानी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। याद रखना, दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं करना है, इससे जो है कहीं ना कहीं बच्चों का मोरल डाउन हो सकता है, मोटिवेशन लेवल नीचे आ सकता है। इप्सेटिव टेस्ट में बच्चा किसके अगेंस्ट compete कर रहा है, खुद के पुराने स्कोर के अगेंस्ट compete कर रहा है। बच्चे का जो नया परफॉर्मेंस है उसको बच्चे के ही पुराने परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है टू नो कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेस्ट, वेरी इजी। इंटरनल टेस्ट जो किसी कॉलेज या स्कूल अथॉरिटीज़ खुद से बनाती हैं और इंटरनली लिया जाता है। एक्सटर्नल टेस्ट जो बाहर की एजेंसीज लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है MBA में एडमिशन चाहिए हो तो कैट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, GMAT वगैरह होते हैं, वो एक्सटर्नल टेस्ट है, वो कोई भी इंस्टीट्यूट जो है ऑर्गेनाइज नहीं करती है इंटरनली अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट बैठेंगे और एक एक्सटर्नल एजेंसी उस टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराएगी। सो दैट इज़ एक्सटर्नल टेस्ट। कॉम्बिनेशन टेस्ट, बहुत सारी एबिलिटीज़ चेक करनी है, बहुत सारे स्किल सेट चेक करने हैं, तो हो सकता है अलग अलग टेस्ट को कंबाइन करना पड़े। कई जगह आप जाते हैं तो वहाँ पर ओरल टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है। स्कूल में देख लीजिए, साइंस के एग्ज़ाम में जो है एक्सपेरिमेंट होता है, वो प्रैक्टिकल चीज़ों को चेक करने के लिए, रिटन भी होता है, और एक्सपेरिमेंट के बाद टीचर ओरल टेस्ट भी लेता है जिसके 5 नंबर हुआ करते थे हमारे टाइम पे, तो वो कॉम्बिनेशन टेस्ट है। अ टीचर वांट्स टू चेक वैरायटी ऑफ स्किल्स, उसके लिए उसने कॉम्बिनेशन टेस्ट ले लिया, बहुत सारे टेस्ट मिला दिए। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ टेस्ट भी खत्म हुए। सो हम ये जो टेस्ट है ये क्यों ले रहे हैं अल्टीमेटली, बिकॉज वी वांट टू अनकवर प्रॉब्लम।
हमारा उद्देश्य बीइंग अ टीचर, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नंबर देना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अनकवर प्रॉब्लम्स, टू नो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इफ़ आई एम चेकिंग अ कॉपी और बच्चे का स्कोर कम आया है, तो फिर मुझे ये एनालाइज करना है कि स्कोर कम क्यों आया है, बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ पर है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वी विल डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज़ कि कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यू हैव टू लर्न अबाउट यूज़र, यानी कि आपका जो स्टूडेंट है उससे फीडबैक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है खाली मैंने अकेले ने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई बच्चे का स्कोर कम आया है, क्या प्रॉब्लम थी, या टेंशन नहीं देता होगा क्लास में, नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप बच्चे से फीडबैक लो कि बेटा अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है क्लास में तो क्यों नहीं लगता है, आपको इंटरेस्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में, आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, तो उनसे फीडबैक लीजिए। So feedback is one of the most important part of evaluation. Moving on to next slide. ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी तक का जो पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया है इवैल्यूएशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे का मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे बोलूँगी कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको पढ़ना है, इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि उससे 1% 2% चांस होता है कि शायद कभी क्वेश्चन आ जाए, तो उसको भी हम छोड़ते नहीं हैं। तो सबसे पहले देखिए टेस्ट कंस्ट्रक्शन। तो ये जो टेस्ट है उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जब कोई भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि एक टीचर या रिसर्चर जो कि वेल इक्विप्ड हो, जिसने पहले कभी टेस्ट बनाए हो या उसको एक्सपीरियंस हो या वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, ऐसा टीचर ही टेस्ट बनाए। सेकेंड थिंग, जब हम टेस्ट बना रहे हैं, स्पेशली जब हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट बना रहे हैं, तो जो ऑप्शंस हम देंगे वो ऑप्शंस इररेलेवेंट नहीं होने चाहिए कि इजीली बच्चा एक आंसर आइडेंटिफाई कर ले, नहीं, सारे के सारे ऑप्शंस रेलेवेंट होने चाहिए हैं ताकि स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल हो आंसर ढूंढते टाइम। नेट वाले क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देते हैं ताकि आप लोगों की मेंटल एबिलिटीज़ का इस्तेमाल हो, आप एनालाइज करें और आंसर को, सही आंसर को चूज़ कर पाएँ। इसके अलावा जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाया जाएगा तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, हमारा टेस्ट जो है उसी से रिलेटेड होना चाहिए है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए, बहुत कम क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं होने चाहिए, बहुत इजी भी नहीं होने चाहिए हैं। द एप्रोप्रिएट वर्ड इज़ चैलेंजिंग। बहुत आसान क्वेश्चन दोगे तो फ़ायदा ही क्या हुआ, और बहुत डिफ़िकल्ट दे दोगे तो बच्चों का मोराल डाउन हो जाएगा, नो पॉइंट। इतना दीजिए सॉरी चैलेंजिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, यानी कि बच्चा इजीली उनको सॉल्व नहीं कर पाए, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ का इस्तेमाल होता हुआ दिखे आपको। प्लस ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब आप बना रहे हैं तो क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट हो जिसमें ये पता चल सके कि बच्चे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी कि नहीं थी, तुक्के से वो आंसर नहीं कर पाए। प्लस एक सेट पैटर्न नहीं होना चाहिए, जैसे कुछ कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, आंसर का पैटर्न है, जैसे 1 to 5 नंबर है तो उसका हो गया ACDEB, फिर अगले वाले का भी ACDEB, ऐसे हर 5-5 क्वेश्चन पे पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे ने अगर पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर पॉइंट ही नहीं रह जाएगा एग्जाम लेने का। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। ये एक थ्योरी ऑफ लर्निंग है जो हम आगे के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे यूज़ आया है। तो ब्लूम जो है, ये ऑथर का नाम है, टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, और कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू योर माइंड। तो इन्होंने, ब्लूम ने क्या किया था, 6 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, ठीक है, कि आपके माइंड को किस तरीके से ट्रेन किया जाना चाहिए है पढ़ाते टाइम। तो जो सबसे बेसिक लेवल है दैट इज़ रिमेंबर। भाई ये सबसे बेसिक लेवल है कि टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड हो गई, सेव हो गई, दिस इज़ द बेसिक लेवल। इससे ऊपर अंडरस्टैंडिंग है कि जब आपने चीज़ सेव करी अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लेकिन समझ के सेव करी है, यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट कॉम्प्रिहेंसिवली। इसके भी ऊपर के लेवल की लर्निंग होगी जब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की इतनी नॉलेज हो कि आप उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई कर सकें, तो आपको एप्लीकेशन आ जाए किसी चीज़ का। उससे भी ऊपर के लेवल की लर्निंग होगी जब आप एनालाइज कर पाएँ किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाए जाने के बाद, उसकी एक एक चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के
उसकी सब कैटेगरीज को क्लासीफाई कर पाना, एनालाइज कर पाना, समझ पाना डीप डिटेल्स में, वो होता है एनालिसिस। इससे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना सीख सकते हैं। देन इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे तो हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट अपने माइंड में इवैल्यूएट करता है कि जो टॉपिक उसने स्टडी किया है वो कितना प्रोडक्टिव है, उसको ठीक तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है। और एक स्टूडेंट के पास जो पहले से नॉलेज होती है, जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो उसकी पास्ट लर्निंग होती है, वो नई इन्फॉर्मेशन को उससे कनेक्ट करेगा, उससे जोड़ेगा और फिर इवैल्यूएट करेगा कि फाइनली उसको अपने माइंड में कितनी इन्फॉर्मेशन सेव करके रखनी है। ये हम सबको पता है कि हमारे अकॉर्डिंग हमको जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगती है उसी को हम अपनी परमानेंट मेमोरी में सेव करते हैं। एंड द लास्ट वन क्रिएट। इसको हम क्रिएट भी बोल सकते हैं या हम सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। इसमें बच्चे ने जो वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स पढ़े होते हैं वो उसको ज्वाइन करके कोई नई थ्योरी प्रोड्यूस करेगा, कोई नई थ्योरी, कोई नया कंसेप्ट, कोई नया प्रिंसिपल खुद से डेवलप करना, दैट इज क्रिएशन या सिंथेसिस। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। सो बेसिकली एक टीचर जब स्टूडेंट के माइंड को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है तो वो इन 6 लेवल की लर्निंग करा सकता है। ये जो 6 लेवल्स हैं, इसमें से अब हमें ये देखना है कि किस चीज़ की टेस्टिंग सबसे ज़्यादा की जाए। तो देखिए, नॉलेज बहुत बेसिक है, इसीलिए इसको सिर्फ 12% जगह दी गई है। ये बेसिकली परसेंटेज दी गई है, टोटल इसका 100% होगा कि जब आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें किस चीज़ का कितना पोर्शन होना चाहिए है। सो नॉलेज की टेस्टिंग को सिर्फ 12% दिया गया है और इवैल्यूएशन और सिंथेसिस की टेस्टिंग को 12 एंड 8%, टोटल मिला के ये हो गया 20%। इन तीनों को सबसे कम स्कोर दिया गया है। क्यों? वो इसलिए नॉलेज बहुत बेसिक है, रट्टाफिकेशन तो कोई भी कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते टाइम हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी की रट्टाफिकेशन को या उसकी जो है मेमोरी की रिकॉल करने की एबिलिटी को या सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में इंफॉर्मेशन फीड करने की एबिलिटी को चेक करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया। और ये जो सिंथेसिस और इवैल्यूएशन है, ये बहुत हायर लेवल है भाई। किसी नई थ्योरी को प्रोड्यूस करना, किसी नए कंसेप्ट को क्रिएट करना, कोई नया प्रिंसिपल जो है वो निकालना, इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए तो रिसर्च वगैरह लगती है, ठीक है। और बच्चा अपने माइंड में किस तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करता है या इवैल्यूएट करता है, वो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू आसानी से चेक नहीं हो सकता। इसीलिए नॉलेज, सिंथेसिस मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग एंड इवैल्यूएशन, इन तीनों का सबसे कम स्कोर रहेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाते टाइम सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन 3 चीज़ों पे। आपको चेक करना है कॉम्प्रीहेंशन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं है, बच्चे ने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है कि नहीं, उसको समझ में आया है कि नहीं। एप्लीकेशन, उसको केस स्टडी दे के देखो, ब्रीफ वाली, शॉर्ट वाली, जिसका आंसर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में निकल सके। तो उसको ऐसी केस स्टडीज देके देखो जहाँ पे उसको टॉपिक को प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़े और वो चीज़ों को एनालाइज करके कितनी अच्छी तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन निकालता है, इसके लिए उसको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। सो यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट कॉन्स्ट्रक्ट करते टाइम कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को चेक किया जाएगा। अब आती है बात सब्जेक्टिव टेस्ट की। जब सब्जेक्टिव टेस्ट स्टूडेंट्स को दिए जाने हैं तो उस टाइम पे तो कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट को फ्री छोड़ रहे हैं टू राइट द लॉन्ग आंसर्स। अगर ब्रीफ आंसर नहीं है और ऐसे टाइप वाले आप दे रहे हो तो आप उसको फ्री छोड़ रहे हो कि वो अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करे, अपनी लैंग्वेज शो करे कि कितनी अच्छी तरीके से उसको लैंग्वेज आती है, प्लस क्या वो सीक्वेंशली ऑर्डरली चीज़ों को अरेंज करके लिख सकता है या नहीं लिख सकता है। अब सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे बनाया जाता है, देखिए। सबसे पहले डेवलपिंग द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब मैं समझाती हूँ, आपने सुना होगा या आप लोगों ने जब भी टेस्ट दिए होंगे तो देखा होगा, लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे शुरू होते हैं, डिस्कस द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कंट्रास्ट एंड कंपेयर द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ये जो शब्द है ना, कंपेयर, कंट्रास्ट, एक्सप्लेन, डिस्कस, ये शब्द कहलाते हैं प्रॉम्प्ट। यानी कि आप स्टूडेंट को बता रहे हैं करना क्या है, डिस्टिंग्विश, डिफरेंस निकाल के दिखाना है, कंपेयर, कंपैरिजन करके दिखाना है, एक्सप्लेन, चीज़ को एक्सप्लेन करना है, क्रिटिसाइज, किसी चीज़ के ड्रॉबैक्स बताने हैं, या सिंपली डिस्कस करना है। तो ये जो एक एक टर्म होता है, इससे आपको स्टूडेंट को बताना है कि बेसिकली उसको करना क्या है एग्जाम में आंसर लिखते टाइम। और इसी से कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आइडिया लगाया जाएगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है
और मार्क्स के साथ साथ क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए है। सो स्कोर जो है वो कितना है उस क्वेश्चन के लिए, लेंथ कितनी है, और करना क्या है, एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, क्रिटिसाइज करना है, वट एवर यू हैव टू डू, वो सब चीज़ें प्रॉम्प्ट से पता चलती हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, क्रिएटिंग द स्कोरिंग रूब्रिक। ये क्या होता है स्कोरिंग रूब्रिक? इससे बेसिकली ये बताया जाता है स्टूडेंट को कि उसके आंसर को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया तो बड़ा आसान है, एक ही करेक्ट आंसर होगा, जिसने सही आंसर दिया उसको मार्क्स मिले, जिसने सही आंसर नहीं दिया मार्क्स नहीं मिले, और नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो बता दी जाएगी। बट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पहले से क्राइटेरिया सेट किया जा सकता है। तो देखिए स्कोरिंग रूब्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक एनालिस्टिक, एक हॉलिस्टिक। मैं बताती हूँ आपको। हॉलिस्टिक में तो क्या होता है कि एक एक फीचर के लिए मार्क्स नहीं दिया जाता है, ओवरऑल आंसर के ऊपर मार्क्स दिया जाता है। दैट इज हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक मतलब पूरा आंसर, पूरे आंसर को पढ़ने के बाद जो इंप्रेशन टीचर के दिमाग पे पड़ता है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देता है। और एक होता है एनालिस्टिक रूब्रिक। एनालिटिक रूब्रिक में क्या होता है, हर एक फीचर के लिए मार्क्स पहले से बता दिए जाते हैं। आपने देखा होगा स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें से लॉन्ग आंसर टाइप 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें वो पहले से बता देते हैं कि भाई 1 नंबर डेफिनेशन का है, ठीक है, 2 नंबर डायग्राम के हैं, 2 नंबर एग्जाम्पल देने के हैं, और 1 नंबर कंक्लूड करने का है। तो उन्होंने क्या किया, इस 6 मार्क्स को ब्रेकअप कर दिया इसका कि भाई 2 नंबर डायग्राम के मिलेंगे, 1 नंबर डेफिनेशन का मिलेगा, 1 नंबर कंक्लूड करने का मिलेगा, और बाकी के 2 नंबर एग्जाम्पल के मिलेंगे। सो इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बट इसके अंदर आपको क्या क्या पार्ट, क्या क्या फीचर्स इंक्लूड करने हैं, और एक एक फीचर के लिए, एक एक चीज़ के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं रूब्रिक। सो ये एनालिटिक रूब्रिक था जहाँ पे आपने एक एक फीचर के लिए मार्क्स बता दिए। हॉलिस्टिक रूब्रिक, एक एक फीचर के लिए अलग से मार्क्स नहीं बताए जाते हैं, पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन है, टीचर पूरा आंसर रीड करेगा, उस हिसाब से जो भी उसको सही लगेगा उतना मार्क्स वो दे देगा। एंड द लास्ट वन स्कोरिंग रिस्पॉन्स, फिर जो भी आंसर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है टीचर स्कोर या मार्क्स दे देता है। सो ये था तरीका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने का, फॉर्म करने का, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द लास्ट थिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन एंड इट्स यूजेज। भाई अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका यूज़ क्या है। तो देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हुआ जैसे एमसीक्यू, जहाँ पे 4 ऑप्शंस फिक्स हैं, ट्रू फॉल्स, 2 ही ऑप्शन है, या ट्रू या फॉल्स। तो ये होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए है। भाई आपके पास एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शन है उसी में से एक आपको टिक करना है, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जामिनर को। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा, आंसर यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि आपके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करी जाएगी ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, क्योंकि वहां पर आप आंसर लिखने के लिए फ्री हैं, पहले से प्री डिसाइडेड रिस्पॉन्स नहीं है जिसको आपको टिक करना हो। प्रोबिंग क्वेश्चन, प्रोबिंग का मतलब होता है इंक्वायरिंग मोर एंड मोर। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन के लिए डीप रिस्पॉन्स लिया जाता है, डिटेल में लिखने को बोला जाता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपकी नॉलेज लेवल कितना डीप है वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। देन रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में आपको इंसाइट देने की कोशिश करी जाती है कि आपको कितना ज़्यादा आता है या कितना कम आता है। सो लेट्स से कोई एक स्टूडेंट है, वो समझता है मैं तो मैथ्स का एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन उसने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो टीचर ने जानबूझ के क्या किया, दूसरी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दे दिए, हालांकि क्वेश्चन उस करिकुलम के ही थे जो उसको पढ़ाया जा चुका था, वो सिलेबस के ही थे। नहीं सॉल्व कर पाया स्टूडेंट, अब उसको समझ में आएगा कि मैं इसलिए सॉल्व कर पा रहा था पहले क्वेश्चंस क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए थे। अगर मेरे सामने सेम करिकुलम, सेम सिलेबस, सेम टॉपिक का एक नया क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको सेल्फ इंसाइट मिला कि आई नीड टू प्रैक्टिस मोर। ऐसे होते हैं रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, जहाँ पर बच्चों को ट्रैक पे लाने के लिए उनको समझाने की कोशिश करी जाए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं एक दिन मैम सब कुछ आ गया, सब समझ में आ गया, अगले दिन मैंने क्लास में खड़ा करके ओरली क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए उनसे, वो आंसर नहीं कर पाए। ये उनके लिए रिफ्लेक्शन होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव था उनको बताना कि बेटा अभी तुम्हें सब कुछ नहीं आता है, यू नीड टू स्टडी मोर। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की थिंकिंग को स्टिमुलेट करने की कोशिश करी जाती है।
उनके व्यू पॉइंट को, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी इमेजिनेशन क्या है किसी टॉपिक के ऊपर, वो चेक करने की कोशिश करी जाती है। तो ज़्यादातर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप वाले। एंड द डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत इजीली, बहुत आसान, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट अटेंशन टुवर्ड्स द टॉपिक। यहाँ पर अटेंशन का मतलब है बच्चे की अटेंशन उस टॉपिक की तरफ लेके आना। हो सकता है कोई एक इग्नोर्ड टॉपिक था आसान, लेकिन बच्चे उस टॉपिक पर ध्यान नहीं देते थे, पढ़ते नहीं थे, तो टीचर ने और कुछ नहीं तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिया ताकि बच्चों को समझ में आए कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी पढ़ना है। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड यूजेज इनका। सो बेसिकली इसी के साथ हमारा जो है इवैल्यूएशन वाला चैप्टर भी ओवर हुआ। इवैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।